जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके मॉक टेस्ट की श्रृंखला में मैं सेट नंबर 3 आपके लिए लेके आया हूँ। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम। और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में, जैसे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हों, जैसे आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने वाले हों, होमगार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों, समूह स्टेनो का एग्ज़ाम आप देने वाले हों, ठीक है, तो वो सब आप याद रखिएगा। अभी आपका जो 3284 वाली भर्ती थी उसके लिए भी डेट आ गई है फरवरी की। तो अगर आप यूपी में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की गई है। तो आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश जीके के जो 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि इन मॉक टेस्टों से बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर अपने एग्ज़ाम में। तो बिना देर के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जीके का सेट नंबर 3। और इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 21 से लेके 40 तक। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कहा गया है पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21। कहा गया है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले को विभाजित कर किस जनपद का गठन किया गया था। दोस्तों, सुल्तानपुर जिले का बाइफरकेशन किया गया और नया जिला अस्तित्व में आया। इस जिले का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी या अम्बेडकर नगर। तो 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले की एक तहसील थी अमेठी, अमेठी जिले को बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अमेठी जिला 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले से काटकर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या आपको पता है दोस्तों कि अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे अमेठी जिले का मुख्यालय गोरीगंज में है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आरओ जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरीगंज में। क्लियर दोस्तों? और जब अमेठी बना था ना, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज जिला। ठीक है, तो छत्रपति साहू जी महाराज इसको कहा गया इस जिले को। तो ये जरूर याद रखिएगा, छत्रपति साहू जी महाराज। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो अमेठी जिला है ना, यहाँ पर एक घास होती है और उस घास का नाम है सरपत। सरपत, लोकल भाषा में उस घास को सरपत कहा जाता है। और सरपत घास से क्या बनते हैं? तो सरपत घास से बनते हैं मूंज उत्पाद, मूंज प्रोडक्शन बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। और एक जिला एक उत्पाद योजना में अमेठी जिले को मूंज उत्पाद के लिए ही चुना गया था। और मूंज उत्पाद जो है वो एक घास से बनते हैं जिसका नाम है सरपत घास। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सरपत घास किस जिले में पाई जाती है? तो अमेठी में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। और अमेठी जिले का मुख्यालय गोरीगंज में है। अमेठी जिला कब बना था? तो 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर से विभाजित होकर बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन संख्या 22 क्या कहता है दोस्तों? तुर्तीपार गंगा घाट किस जिले में है? दोस्तों, तुर्तीपार एक घाट है, यहाँ पे मेला लगता है। तो आपके ऑप्शन है बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बलिया में है तुर्तीपार गंगा घाट। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, बलिया की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है। जब गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है, कहाँ से? बलिया से। और बलिया में एक पक्षी विहार भी है, कौन सा? सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी विहार। तो ये जरूर याद रखना, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो बलिया में है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। तुर्तीपार गंगा घाट कहाँ पर है? तो हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बलिया में है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिखाया गया गाजीपुर। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद कौन सा है जहाँ पे अफीम की खेती होती है? तो गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर एकमात्र जिला है जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है और अफीम की फैक्ट्री भी है यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तुर्तीपार गंगा घाट पूछा गया था, ऑप्शन ए बलिया इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 23 कहा गया है आजमगढ़ किस नदी के किनारे है? दोस्तों, आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है गंगा, घाघरा, तमसा, टोंस, गोमती। सही जवाब होगा आजमगढ़ तमसा नदी के किनारे है। तमसा को और क्या बोल रहे हैं हम? टोंस बोल रहे हैं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, आजमगढ़ तमसा नदी के किनारे है। और आजमगढ़ के बारे में ना आप एक चीज़ याद रखना, ब्लैक पॉटरी।
आजमगढ़ में सबसे फेमस उत्पाद है ब्लैक पॉटरी और ये निजामाबाद से संबंधित है। निजामाबाद, तो ये आप याद रखना, ये फारसी स्टाइल में बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक पॉटरी निजामाबाद। बहुत पूछा जाता है कि निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी किस ज़िले से संबंधित है, तो जवाब होगा आजमगढ़ से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, तमसा का दूसरा नाम भी याद है, टोंस कहा जाता है इसको, और आजमगढ़ इसी नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नौचंदी मेला किस ज़िले में लगता है? दोस्तों, नौचंदी मेला जो लगता है ये होली के बाद लगता है आपका। ठीक है, और इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। ठीक, मजहबी एकता या कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। तो नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मेरठ में इसके बारे में बता दूं तो देवी चंडी का मंदिर है और हजरत चंडी मंदिर और हजरत बाले मियाँ की दरगाह है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह, तो दोनों के परिसर में ये लगता है। ठीक है, और इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। मेरठ के बारे में आप याद रखिएगा कि मेरठ में स्पोर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट सिटी इसको कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। स्पोर्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मेरठ। और सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है, तो आप बताएंगे शाकुंभरी देवी मेला। शाकुंभर देवी मेला, ये आप जरूर याद रखना। शाकुंभर देवी मेला कहाँ लगता है, तो वो सहारनपुर में लगता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला कौन सा है? दोस्तों, बुंदेलखंड का कौन सा जिला है? आपके ऑप्शन है रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर या प्रतापगढ़। दोस्तों, मैं अगर बात करूं, देखो बुंदेलखंड जो है ना, ये बहुत पिछड़ा इलाका है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आप ध्यान रखना। इस बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश के 7 जनपद शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, चित्रकूट है, महोबा है, बांदा है और हमीरपुर है। तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के ये पार्ट बनाते हैं बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैला हुआ एक पिछड़ा क्षेत्र है। तो ये आप ध्यान रखना, हमसे पूछा गया था इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा जिला है, तो रायबरेली बुंदेलखंड में नहीं आता, सुल्तानपुर नहीं आता, प्रतापगढ़ नहीं आता, जबकि झांसी ये बुंदेलखंड का जिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और बुंदेलखंड का ना एक नाम और भी है, जेजक भक्ति। जेजक भक्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। बुंदेलखंड का अन्य नाम क्या है, प्राचीन काल में क्या बोलते थे इसको, तो जेजक भुक्ति इसको कहा गया है। हमसे पूछा गया था बुंदेलखंड का जिला कौन सा, तो झांसी। एक बार दोबारा बता दूं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 जिले बुंदेलखंड में शामिल हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सरदना ईसाई मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, सरदना ईसाई मेले की अगर हम बात करें तो ये बेगम समरू द्वारा निर्मित जो चर्च है, बेगम समरू द्वारा जो बनाया हुआ एक चर्च है और ये मेरठ में है। ठीक है, मेरठ, यहाँ पर ही क्रिसमस के दिन मेला लगता है। और सरदना ईसाई मेला बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और ये जो मेला है ना, ये भी मैं बता दूं आपको, ये जो कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक एक प्रकार की शाखा है ईसाइयों में। जैसे हिंदुओं में बहुत सारे जातियाँ होती हैं, तो इसी तरह से जो अंग्रेज होते हैं उनमें भी एक ब्रांच है कैथोलिक। तो कैथोलिक जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। तो सरदना ईसाई मेला ये मेरठ में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पे जो चर्च है उसने किसने बनवाया था उसे, तो बेगम समरू के द्वारा मेरठ में जो चर्च है वो बनवाया गया था सरदना में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो सरदना ईसाई मेला ये मेरठ में लगता है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, अगला प्रश्न कहा गया किस वर्ष संयुक्त प्रांत का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से किया गया था? दोस्तों, संयुक्त प्रांत जो है ये कब बना था और इसको उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया, तो हम ऑप्शन की पहले बात करते हैं। 26 जनवरी 1950,
1 अक्टूबर 1953, 24 जनवरी 1950 या 9 अगस्त 1938। तो दोस्तों पहले तो आप जान लें कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई थी, 1937 में। 1937 में संयुक्त प्रांत बना, ठीक है। फिर संयुक्त प्रांत का हमने नाम क्या रखा, तो संयुक्त प्रांत का नाम रखा हमने उत्तर प्रदेश। तो ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कब बना था, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से किया गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखने का विचार किसने दिया था, ठीक है। हम इसको संयुक्त प्रांत पहले बोल रहे हैं, तो संयुक्त प्रांत की जगह किस व्यक्ति ने ये सुझाव दिया कि इस राज्य को उत्तर प्रदेश कहा जाए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत, GV पंत। GV पंत के सुझाव पर संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो सही जवाब है 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस भी आपसे पूछ सकता है, तो कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है ना, उसको कब स्वीकृति मिली थी, तो उत्तर प्रदेश के चिन्ह को स्वीकृति मिली 9 अगस्त 1938 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहता है, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मक्का और धान की कटाई के दौरान जो हुरका बाउल होता है वो कहाँ होता है, आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो अब हम यूपी जीके की बात कर रहे हैं, तो यूपी से ही रहा होगा इसका संबंध, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यूपी नहीं है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, उत्तराखंड। हुरका बोल जो नृत्य है ना, वो धान और मक्का की खेत के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र। और कुमाऊं क्षेत्र ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले किसका हिस्सा था, तो यूपी का ही हिस्सा था, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो हमसे पूछा गया हुरका बोल कहाँ का डांस है, उत्तराखंड का। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं होगा तो आप उत्तर प्रदेश भी लगा सकते हैं, और ये कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड जो है ये कब बना था, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया और एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो मक्का और धान की फसल की कटाई के दौरान हुरका बोल नृत्य किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। तो आप जरूर याद रखना, और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया सोनभद्र जिले की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं होती। तो दोस्तों सोनभद्र जिला, अगर हम उत्तर प्रदेश का एक रफली मैप बनाएं, एक रफली हम इस तरह से एक मैप बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का, ये तो ये उत्तर प्रदेश का एक रफली मैप है। तो ये जो जिला है ना, ये वाला, ये आपका सोनभद्र है। तो सोनभद्र भारत का इकलौता राज्य है जो एक नहीं चार राज्यों के साथ अलग अलग सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके यहाँ बात करें पूर्वोत्तर में, तो झारखंड है, यहाँ आपका बिहार है, ठीक है, बिहार, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र एक नहीं अपितु 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। इन राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, लेकिन उत्तराखंड के साथ सोनभद्र की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। सोनभद्र जिले की अगर हम बात करें, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक, और यहाँ पे कई सारे बांध भी हैं, ठीक है। जैसे आपका रिहंद बांध पूछा जाता है, तो रिहंद बांध सोनभद्र जिले में ही है। तो हमसे पूछा गया था सोनभद्र की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, तो उत्तराखंड से नहीं लगती है, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ये सीमा लगती है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रिहंद बांध का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, शारदा सागर बांध, स्वामी ब्रह्मानंद बांध या महात्मा गांधी बांध। तो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गोविंद बल्लभ पंत। और ये किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। ठीक है दोस्तों, रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है और इसी पर बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और ये किस राज्य के जिले की बात हो रही है? तो ये सोनभद्र की ही बात हो रही है, सोनभद्र में ही है ये। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौशाम्बी जनपद का मुख्यालय किस स्थान पर है? दोस्तों कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? आपकी ऑप्शन है मंझनपुर, गौरीगंज, नवगढ़ या खलीलाबाद। तो कौशाम्बी जिले की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय ऑप्शन ए मंझनपुर में है। ऑप्शन ए मंझनपुर। गौरीगंज की बात करें तो अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज में है। ठीक है, अमेठी जिला। नवगढ़ की बात करें तो सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय वो नवगढ़ में है, सिद्धार्थनगर। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखना। और खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो खलीलाबाद में है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है तो कौशाम्बी, मंझनपुर, गौरीगंज, अमेठी, नवगढ़, सिद्धार्थनगर और खलीलाबाद संत कबीर नगर के मुख्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, आपको अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल अभी आधिकारिक ज़िले हैं वो कितने हैं? तो अभी 75 हैं, लेकिन 76वें ज़िले को अभी पूर्णतः मंजूरी नहीं मिली है। ठीक है, प्रोसेस में है। देखते हैं कि 76वां ज़िला कोई सा बने, तो वो आगे की बात होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? 11वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को बेदामयूता के तत्कालिक नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 11वीं शताब्दी में कौन सा जिला है जिसको बेदामयूता कहा गया? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बदायूं एक ऐसा जिला है जिसको बेदामयूता या बोधमूता इस नाम से जाना गया है। तो इसका सही जवाब बदायूं। ठीक है दोस्तों, बदायूं। अच्छा, मैं बदायूं के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों। बदायूं में ना एक कपड़े की कढ़ाई होती है जिसको क्या बोलते हैं? कारचौबी। तो कारचौबी बहुत फेमस है बदायूं में, और ये कपड़े पे की जाने वाली एक प्रकार की कढ़ाई होती है, ये आप ध्यान रखना। और बदायूं में जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का जन्म, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया कौन है? तो अमीर खुसरो के गुरु हैं, और इनका जन्म हुआ था बदायूं में। और बदायूं के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, बदायूं में मेंथा की खेती बहुत की जाती है। तो उत्तर प्रदेश की मैंथेनॉल सिटी इसको कहा गया है, ये आप ध्यान रखना। तो बेदामयूता किसका नाम है? बदायूं का नाम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और कारचौबी बदायूं की कढ़ाई है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 33। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें आपके ऑप्शन है 403, 80, 31 या 100। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं, विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की बात करेंगे तो 100 सीटें हैं। तो हमसे पूछा गया राज्यसभा की सीटें 31 हैं, लोकसभा की 80 हैं और विधानसभा की 403 है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? कौन सी नृत्य शैली लयबद्ध क्रिया, शानदार घुमावों और पायल की झनकार के साथ नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से रामायण और महाभारत महाकाव्य की कथाओं को बयान करती है? तो दोस्तों कौन सी नृत्य शैली है जिसमें लयबद्ध क्रिया होती है, शानदार घुमाव होते हैं और पायल की झनकार के साथ थिरक के पाँव थिरकते हैं? तो और इसमें रामायण और महाभारत के जो महाकाव्य हैं उनकी कहानी बताई जाती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है चरकुला, कजरी, कथक या नौटंकी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखो, जब भी हम बात करेंगे कि कहानी कही जाएगी तो कहानी कही जाती है किसमें? कथक में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कथक। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये कथक है, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। चरकुले की बात करें तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का किया जाने वाला एक
ट्रेडिशनल फोक डांस है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर रथ का पहिया या घड़ा रखती हैं, घड़े के ऊपर 108 दीपक रखे जाते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है। कजरी की बात करें तो कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। नौटंकी ये आपका पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है, खासकर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में काफ़ी की होती है नौटंकी। तो हमसे पूछा गया था कौन सी नृत्य शैली लयबद्ध क्रिया, शानदार घुमाव और पायल की झनकार के साथ महाभारत और रामायण की कथा कहती है, तो वो है कथक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये। तो कथक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? एक और अच्छा क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है राई नृत्य, जवारा नृत्य, रावला नृत्य या कर्मा नृत्य। दोस्तों राई नृत्य की बात करें तो इसमें सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर सिर के ऊपर से फेंके जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है, और ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है। जवारा नृत्य ये भी एक प्रकार का फसल के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, तो ये भी सही है। रावला नृत्य की बात करें तो रावला नृत्य भी एक तरीके का व्यंग नृत्य होता है, तो ये भी बुंदेलखंड संबंधित है। लेकिन कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड से एसोसिएट नहीं है। कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है इनमें से, तो वो है आपका कर्मा। और कर्मा नृत्य कहाँ होता है? तो आप बताएंगे मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फोक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है खरवार ट्राइब के द्वारा। एक जनजाति होती है उत्तर प्रदेश में खरवार, तो खरवार जनजाति के लोग इसको करते हैं, और इसमें गुड हार्वेस्ट के लिए ये जो फोक डांस है वो किया जाता है, अच्छी फसल के लिए, और प्रकृति से अच्छी फसल होने की उम्मीद की जाती है। तो आपका जवाब होगा कर्मा नृत्य। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में खरवार जनजाति के लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हमसे पूछा गया था बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं है, तो कर्मा नहीं है, ठीक है। बाकी राई, जवारा और रावला ये आप बुंदेलखंड के रूप में आप याद रखेंगे। ये तीनों नृत्य, रावला नया नृत्य है तो ये भी आप याद रखें, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांझी कला की उत्पत्ति, सांझी कला की उत्पत्ति किस जनपद से हुई है? दोस्तों सांझी कला आपके ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, आगरा या अयोध्या। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। सांझी कला ये मथुरा की एक ट्रेडिशनल पेपर कटिंग आर्ट है, मेनली ब्रज रीजन में ये की जाती है, और ये डेपिक्ट करती है किसको? द लीलाज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ना उसके चित्र इसमें बनाए जाते हैं। देखो पहले क्या होगा, ये पेपर कटिंग होती है एक तरीके की, पेपर पहले पेंसिल से पेपर में कलाकृति बनाई जाएगी और फिर उस कलाकृति को कैंची से या सीजर से काट लिया जाता है। तो सांझी कला की उत्पत्ति मथुरा से मानी जाती है, और ये इतनी फेमस कला है कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, सांझी कला। सांझी नाम क्यों आया? तो इट कम फ्रॉम द बर्ड संध्या, शाम के समय ये पेंटिंग बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सांझी रखा गया है। सांझी मतलब शाम, ठीक है दोस्तों। तो मथुरा से उत्पत्ति हुई है सांझी कला की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। और इसमें लॉर्ड कृष्ण और राधा की जो रासलीला थी उनका चित्रण किया जाता है। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्लास लंबी हो गई है, जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, 23 मिनट की क्लास हो गई है। कहा गया है उत्तर प्रदेश में मिट्टी का काम करने वाले कारीगरों के लिए व्यवसाय में वृद्धि एवं परंपरागत कला को संरक्षित करने के लिए माटी कला बोर्ड कब बना था? दोस्तों माटी कला बोर्ड मेनली जो कुम्हार लोग होते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए बनाया गया है। तो 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई, और ये जो खादी ग्राम उद्योग विभाग होता है वो इसको संचालित करता है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना, माटी कला बोर्ड 19 जुलाई 2018। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश खेल विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश खेल विभाग की स्थापना हुई है 1974 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 39। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब की गई? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट कॉलेज है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज 1975 में स्थापित किया गया। ये यूपी का पहला स्पोर्ट कॉलेज है। क्लियर दोस्तों? याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन संख्या 40। क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई 1963 में। 1963 13 नवंबर 1963 को
उत्तर प्रदेश में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है। तो इसका जवाब होगा 1963, और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश जीके का सेट नंबर 3। अब वेट करिएगा शाम के अब मैं रात को फिर ये 9 बजे के आसपास सेट नंबर 4 लेके आऊँगा। मेरे साथ बने रहिएगा। और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। यूपी जीके के बेहतरीन मॉक टेस्ट मैं लाता रहूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।